कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हुए आप सभी के लिए स्टीम वाटर मिक्सर। कई बार क्या होता है कि आप क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बोर्ड पे पूरा दंदना के लिख रहे होते हैं राजधानी के एक्सप्रेस 2x नहीं कहिएंगे, उसको हम लोग 4x ही कह लेंगे तो गलत नहीं होगा। और उधर 100-150 के झुंड में आप लोग बैठे हुए रहते हैं और कुछ बच्चों को तो समझ आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है। ऐसे क्या होता देखिए, बच्चों समझ में आया? हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। अरे तेरी तो हाँ या ना बोल। बच्चा क्या करेगा? हाँ बोलेगा, क्योंकि उसमें से 3-4 बच्चे जो है कि हाँ या ना बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? उनको समझ में आ जाता है तो पूरा क्लास को समझ में आ जाता है। बारे दुनिया, अरे ऐसा ही होता है। आप लोग ये फेस किए होंगे, मुझको मालूम है। जो नीट ड्रॉपर है ना, जो जेई ड्रॉपर है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो भाई तेरा भाई, तेरा यार, तेरा दोस्त है ना, बड़ा प्रा मौजूद है, हाजिर है, और तुझको जो है कि सारा कुछ बताएगा। क्योंकि उसमें से जो तेज 3 से 4% बच्चे जो हमारा वीडियो देख कर कहीं जाकर के क्लास में जवाब देते हैं हाँ या ना में, ठीक है ना? तो अगर आपको भी उन्हीं 3 से 4% बच्चों में बनना है अपना आप को, या फिर अपने क्लास में समझदारियों वाली बच्चों में या समझदार बच्चों में परसेंटेज को इंक्रीमेंट करना है, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा प्रा मौजूद है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 अभी तक मैंने जो है कि 4 लेक्चर कवर कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो भाई उसे चेकआउट करा, ठीक है? नहीं तो फिर इधर कुछ नहीं समझ में आने वाला है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है। आओ स्टार्ट करते हैं भाई। स्टीम वाटर मिक्सचर। स्टीम वाटर मिक्सचर में होने का क्या जानते हो? तेरे पास स्टीम है, स्टीम यानी क्या? भाप, है ना, वाटर का वेपर। उसे जो है कि वाटर के साथ मिलाना है। वाटर क्या है? लिक्विड फेज में है, और इधर जो है कि स्टीम यानी कि गैसियस फॉर्म में है। उस गैसियस फॉर्म वाले स्टीम को हमें वाटर के साथ मिलाना है, और स्टीम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा और वाटर का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा। दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर हमसे टेम्परेचर पूछा जाएगा। बस इतना सा प्रॉब्लम है, बुझ गया? ठीक है, और करेंगे क्या? जो मेरे स्टीम दिया रहेगा उसको 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे वाटर में, या फिर जो भी स्टीम दिया रहेगा, जो भी स्टीम दिया रहेगा, मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे पास स्टीम दिया रहेगा उस स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? स्टीम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा, वाटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा। तो स्टीम कुछ भी टेम्परेचर दिया रहे, XYZ कुछ भी, उस स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्लियर? अगर आपका वाटर का भी टेम्परेचर कुछ भी दिया रहे तो उसको आपको 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर वाटर का टेम्परेचर आपको ऐसा ही होगा, कभी कभी आपको 100 से लेस देन में ही दिया रहेगा, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो अपने से एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा क्या? और मतलब आपको एनर्जी की रिक्रूटमेंट होगी ना। और जो भी भाप होती है, जो भी स्टीम होगी, उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव देन होगी, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस भी होगी। तो उस 100 डिग्री सेल्सियस से अबव स्टीम को किसमें, कितने में कन्वर्ट करना है? कितने में लाना? 100 में। यानी कि वो पानी में मिलने के बाद, वाटर में मिलने के बाद वाटर के एनर्जी को, यानी कि वाटर के टेम्परेचर को वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसीलिए स्टीम के लिए हम लोग इंक्रीमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे और वाटर के लिए रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाटर क्या करेगा, उसे आवश्यकता होगी 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए। बस ऐसा समझो। सर क्या बोल रहे, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है? अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चंस कराएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो गोली मारो। क्वेश्चन बताएंगे सब समझ में आएगा। देख भाई, तो स्टीम वाटर मिक्सचर करना है, यानी कि मैं स्टीम लिया, वाटर में मिला दिया। ठीक है, तो अगर स्टीम लिया, वाटर में मिला दिया, स्टीम लिया, देख 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 भाई, देख, स्टीम लिया, वाटर में मिला दिया, तो मिक्सचर बना स्टीम वाटर मिक्सचर। जैसे क्या करते हो तुम लोग, दुकान से कोको कोला वाला पुड़िया लेके आते हो, उसको पानी मिला देते हो, कोको कोला बन जाता है, बनता है ना भाई। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टीम लेकर के आते हैं और वाटर में मिला देते हैं, तो स्टीम वाटर मिक्सचर बन जाए, खत्म कहानी। देख भाई, इफ स्टीम कंडेंस कंप्लीटली, तो स्टीम यानी कि तेरा भाप है ना, वाटर का वेपर, उसको पूरी तरह से आप कंडेंस कर दो, है ना,
तो इफ स्टीम कंडेंस कंप्लीटली, अगर स्टीम पूरी तरह से कंडेंस हो जाए तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, या तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे कम होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है कि स्टीम बनना स्टार्ट होता है वाटर से, या उससे लेस देन पे, या उससे लेस देन पर वो कंडेंस रहता है, या आप कह लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टीम रहता है, या उससे लेस देन पर स्टीम पूरा कंडेंस रहता है, स्टीम बनना स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर देते हैं, 100 डिग्री प्लस कर देते हैं थोड़ा भी पॉइंट में, तो स्टीम बन जाता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको पूरा स्टीम को कंडेंस करना, कंप्लीटली कंडेंस करना है, कोई भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा, जब आप पतीला को जब आप चावल बनाने के लिए, भात बनाने के लिए हंडी रहता है, हंडी के ऊपर में जो आप कुछ क्या उसको कहते हैं यार, थाली रखते हो, तो उसमें क्या होता है, वेपर जाकर बूंदा 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 होता है ना, तो वही सब चीज यहाँ पर घटना है। स्टीम है वो, है ना, सफेद सफेद दिखता है, तो स्टीम है वो, उस स्टीम को कंडेंस करना है, उसको पानी में बदलना है। तो अगर वो पूरा पानी में बदल जाता है तो जो मिक्सचर होगा, अब जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या उससे कम हो सकता है। बुझ गए? खत्म। इफ स्टीम डज नॉट कंडेंस कंप्लीटली, अगर स्टीम पूरा कंप्लीटली कंडेंस ना हुआ तो उस समय क्या होगा, जो मिक्सचर का टेम्परेचर, यानी कि हमने भाप को पानी के साथ मिलाना चाहा लेकिन पूरी तरह से वो नहीं मिला, मतलब कुछ मात्रा में अभी भी वो स्टीम है, तो इफ स्टीम डज नॉट कंडेंस कंप्लीटली, मतलब पूरा भाप पानी में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि मिक्सचर का मतलब पानी और मिक्सचर, मतलब किसका, पानी और भाप का जो मिक्सचर बनेगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ गए ना? तो क्या होगा, टी मिक्स का वैल्यू क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों भाई, इससे ज्यादा क्यों नहीं होगा? इससे ज्यादा होगा तब तो कुछ ना कुछ मात्रा में वो कंडेंस भी नहीं हो पाएगा। अगर टी मिक्स का वैल्यू अगर 100 डिग्री से ज्यादा हो गया, सर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी तो हो सकता है, नहीं भाई, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तब तो मिक्सचर में वो भाप मिलेगा ही नहीं, वो फिर तो स्टीम में ही रहेगा, है ना। इसीलिए इफ स्टीम डज नॉट कंडेंस कंप्लीटली, अगर कंडेंस कुछ मात्रा में वो कंडेंस हो गया, पानी में बदल गया, तो उस केस में टी मिक्स का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए ना? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा मतलब कि टेम्परेचर होता है जिसमें जो है कि स्टीम भी बनना जस्ट स्टार्ट होता है ना, ये बोलना सही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई साहब, 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। इच पासेस थ्रू 500, देखिए इसको बना के बताओ क्या करना है। देखिए हमारे पास 20 ग्राम क्या है भाई, स्टीम है, 20 ग्राम स्टीम है, और इसका टेम्परेचर कितना है इस स्टीम का भाई, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको पास करना है कहां से रे भाई, ये देखो बीकर है, बीकर पे क्या होगा, पानी रे पानी तेरी अजीब कहानी, ठीक है, आजा पानी आजा पानी आजा पानी, चलो ठीक है। तो 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस वाला, 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। इस पासेस थ्रू 500 ग्राम, यहाँ पर कितना भाई 500 ग्राम, मैं लिख लो दूसरा पेन से, 500 जीएम ऑफ वाटर, यहाँ 500 ग्राम ऑफ वाटर है H2O, इसका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर कितना 70 डिग्री सेल्सियस है। तो बोलता है फाइंड टी मिक्स, तो इसको मिलाने के बाद इसकी टेम्परेचर क्या होगा, मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम आपको बताना ये चाहेंगे, तो 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत अच्छी बात है। इसी 20 ग्राम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में। ये काम करेंगे क्योंकि ले दे करके हमको मिक्सचर बनाना, मिक्सचर तभी बन पाएगा जब मेरा गैसियस सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि गैसियस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, वो याद रखिएगा, एलवी लगता है, और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो MC डेल्टा T, याद रखना ये सब चीज। तो भाई मेरे 20 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको क्या करना है भाई, उसको पहले पानी में कन्वर्ट करेंगे, पानी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी में ही कन्वर्ट होगा। और ये जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पानी में। पानी, अरे भाई पानी है तो पानी में ही रहेगा, सिर्फ इसका टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए MC डेल्टा T रहेगा। इसको 70 से हम 100 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे। तो सर इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा ये ना, ये जो स्टीम है ना, जो स्टीम है, हमको पता चलेगा स्टीम ने कितना एनर्जी अपना निकाला,
निकाला मतलब पानी में मिलने के बाद ये अपना एनर्जी को इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये एनर्जी को छोड़ेगा, हीट को छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा हीट को? क्योंकि ये स्टीम है भाई, इसके पास हीट रहेगा और हीट को छोड़ करके ये इंक्रीज कर देगा पानी का टेम्परेचर को, और इसी टेम्परेचर को लेकर के ये पानी जो है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। वही हीट को लेकर के, वही हीट जो इससे छोड़ेगा, लीक करेगा, उसी हीट को लेकर के ये अपना टेम्परेचर को बढ़ा लेगा, 70 से 100 कर लेगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये 70 से 100 जाने में इसको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना इसको एनर्जी चाहिए। क्या ये भाप से 70 से 100 बन सकता है, या फिर अलग से नीचे से, इसके नीचे से, बॉटम से इसको गर्म करना पड़ेगा? ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। आइए आगे आने वाले एपिसोड। देखिए भाई साहब, 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई साहब 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम को हमको किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में। तो 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो भाई यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है मेरा? यहाँ पर चेंज हो रहा है मेरा फेज। स्टीम से वाटर चेंज हो रहा है, फेज। तो फेज चेंज होता है तो ml लगता है। और लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, गैस और लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज हो या लिक्विड से गैस में चेंज हो तो हम लोग ml लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ml। LV क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 कैलोरी। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म क्या, मेरा कंफर्म ही है, लेकिन आपको तो भी कंफर्म कर देता हूँ। देखिए आज परफेक्शन इंपॉर्टेंट, परफेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है भाई? 540 कैलोरी पर ग्राम ये होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 540, ठीक है ना, 540 mLB। मास कितना भाई स्टीम का? 20 ग्राम, तो 540 LB 540। तो ये Q का वैल्यू होता है, मतलब Q इंक्रीमेंट। क्या होता है? Q इंक्रीमेंट। ये Q है, Q इंक्रीमेंट। Q बराबर ये फॉर्मूला होता है। और उधर क्यों लिख दिया था? चलिए नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। Q इंक्रीमेंट मतलब कितना एनर्जी इंक्रीज कर देगा, कितना एनर्जी ये पानी मिलने का, पानी में हीट को या टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तो 20 गुना 540 यानी कि 10,800 कैलोरी, 10,800 कैलोरी का इंक्रीमेंट करेगा पानी में मिलने के बाद। ये पानी में मिल जाएगा तो इस पानी का टेम्परेचर को 10,800 कैलोरी तक ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि भाप था भाई, गर्म था, होता है भाप, है ना। तो ये बात हुआ। तो 10,800 कैलोरी तक ये मतलब कि पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अब 500 ग्राम वाटर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 500 ग्राम वाटर है, कितने टेम्परेचर पर जी? 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो भाई मेरे 500 ग्राम वाटर H2 है 70 डिग्री सेल्सियस, इसको 100 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें एनर्जी लगेगा। 100 में कन्वर्ट कीजिएगा तो एनर्जी लगेगा ना जी, एनर्जी की रिक्रूटमेंट है, जरूरत है, नीड है। तो 500 ग्राम H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो Q रिक्वायर्ड, तो हमको यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कि अधिक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 70 था 100 बन रहा है, यानी कि 30 डिग्री का फासला हो रहा है। यानी टेम्परेचर जब चेंज होता है तो MC डेल्टा T लगाते हैं। तो Q बराबर Q रिक्वायर्ड बराबर MC डेल्टा T। M का वैल्यू 500 ग्राम वाटर है बाबा, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी रख दिए। और टेम्परेचर डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो 70 था 100 बदला, मतलब 30 डिग्री में फासला हुआ, तो 100 माइनस 70 तो 30 डिग्री हो गया। तो 500 गुने 1 गुने 30 यानी कि 15,000 कैलोरी। भाई मेरे 15,000 कैलोरी की इसको रिक्रूटमेंट है। ये पानी 70 डिग्री सेल्सियस वाला जो 500 ग्राम पानी है, वो 100 डिग्री सेल्सियस वाला 500 ग्राम पानी बन जाएगा। लेकिन इस पानी को, इस 70 डिग्री सेल्सियस 500 ग्राम पानी वाला, 70 डिग्री सेल्सियस वाला 500 ग्राम पानी को इतना एनर्जी चाहिए, 15,000 कैलोरी, मतलब इतना हीट चाहिए बाबा। और ये दे कितना रहा है? 10,800 कैलोरी। वेपर मेरा 10,800 कैलोरी दे रहा है, ठीक है, ठीक। स्टीम, वेपर मतलब स्टीम इतना दे रहा है, और इसे इतनी की आवश्यकता है, तो ये 10,800 कैलोरी मतलब जो हीट है वो पूरा इसे मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। मतलब 15,000 में से अगर आप 10,800 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाए? 10 में 8 गया तो दूर, ये 4, तो 4,200 कैलोरी। अब भी जरूरत है इस 500 ग्राम पानी को, 70 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को पूरा 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए अब भी जो है किसकी आवश्यकता है? 4,200 कैलोरी। इसका मतलब ये वेपर, ये स्टीम पूरा जो है कि पानी में बदल जाएगा, क्योंकि देखिए जितना इसको आवश्यकता है उससे ये कम निकाल रहा है। इस बार उल्टा हो जाएगा। लास्ट क्लास में क्या होता था हम लोग का?
जितना यहाँ पर क्या है, जितना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है उससे कम, उससे ज्यादा आवश्यकता है, तो मेरा पूरा स्टीम जो है कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उधर क्या होता था, पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट अगर करना है, पूरा पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर क्यू इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए और क्यू रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए, यही ना, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्यू इंक्रीमेंट कम होगा और क्यू रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तब पूरा पूरा जो है कि मेरा भाप यानी कि स्टीम है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए ना भाई, देख लीजिए, सिंस यहाँ पे देयरफॉर क्यू अरे देयरफॉर मत लिखिए, ये फिजिक्स वाला टीचर लोग जो है ना देयरफॉर लिख देता है, बहुत गलत बात है। उन लोगों को बुझाता है, यहाँ पर देयरफॉर लिखाता है कि सिंस लिखाता है, सिंस लिखाता है ना, जो मन तो लिख देता है। वैसा नहीं, गलत पढ़ाता, तरीका गलत है। अरे पढ़ाइए बच्चा को, अंग ठंग में लग जाए, पूरा शरीर में लग जाए, ऐसा पढ़ाइए। खाना काहे खाते हैं हम लोग, शरीर में लगाने के लिए ना, ऐसे पढ़ा देता है ऐसा कि शरीर में लगने नहीं करता। पढ़ो ऐसा कि शरीर में लगे, बुद्धि में, दिमाग में लगे, न्यूरॉन्स में लगे, ठीक है। क्यू इंक्रीमेंट ये कम है और क्यू रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा। जब भी ऐसा सिचुएशन आए बाबा, भाप को पानी में बदलना है और स्थिति ऐसा रहे कि क्यू इंक्रीमेंट कम हो जाए, क्यू रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए, तो इस स्थिति में पूरा स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम विल कंडेंस कंप्लीटली। वाटर में क्या कन्वर्ट होगा, आप बोलिए कंडेंस, साइंटिफिक लैंग्वेज अच्छा लगता है बोलने में, कंडेंस मतलब वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस कहने का मतलब वो पहले छितराइल था, अब वो जो है कि समट जाएगा, है ना, एक जगह, बहुत कम जगह में अपने मॉलिक्यूल्स को, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ले आएगा, कंडेंस हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। ये अच्छा है लैंग्वेज, ठीक है। अब भाई मेरे 10,800 कैलोरी ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, तो लगा दीजिए, तो पता चलेगा ना कि टेम्परेचर कितना, मतलब कि मिक्सचर का कितना टेम्परेचर बढ़ा, वही पता चलेगा। हमको मिक्सचर का टेम्परेचर पता करना है कि मिलने के बाद कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये रिक्वायरमेंट छोड़ दीजिए, 15,000 का ही छोड़ दीजिए, ये तो मेरा सा आने से रहा, क्योंकि चार्जर देखिए, मतलब कुछ तो मिल जाएगा। 4,200 कैलोरी मेरा घट रहा है, उसके बाद पूरा पूरा पनिया मेरा 70 डिग्री वाला 100 में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे गोली मारी, पूरा ना हुआ तो ना हुआ, ठीक है, लेकिन जितना हुआ हुआ, लेकिन पूरा स्टीम हुआ तो पनिया में चेंज हो गया ना, खत्म कहानी। तो 10,800 कैलोरी मेरा स्टीम निकाल रहा है बाबा, प्रोड्यूस कर रहा 10,800 कैलोरी। तो ये इतना प्रोड्यूस किया ना जी, तो ये तो मतलब यही उत्तरदायित्व, यही उत्तरदायी होगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा पानी का टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो क्यों, यानी कि 10,800 कैलोरी, 10,800 कैलोरी ये बढ़ा दिया, ठीक है भाई, और मास और टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर ना, इसीलिए एमसी डेल्टा टी, क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी। अब 520 ग्राम का है, 520 ग्राम बाबा, तो 20 ग्राम स्टीम था और 500 ग्राम वाटर था, 520 ग्राम टोटल। और अब देखिए, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, वो 100 में से कम ही होगा, 100 से कम ही होगा मिक्सचर का टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस में इसको बदल रहे थे, समझ रहे ना, 500 को 100 डिग्री सेल्सियस में बदल रहे थे, ये समझिए। अभी पूरा पूरा तो बदला नहीं, ये 500 ग्राम वाला पानी मेरा 100 डिग्री सेल्सियस में बदल रहे थे, पूरा 500 ग्राम वाला पानी जो अभी 70 डिग्री सेल्सियस में, उसको पूरा पूरा हमको 100 डिग्री में बदलना था, लेकिन पूरा पूरा पानी 500 ग्राम तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में तो बदला लेना जी। अब कितना बदला वो भी पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि पूरा तो पानी बदला नहीं, अब पूरा पानी बदला नहीं तो पूरा पानी का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा नहीं, उससे कम होगा, इसीलिए 100 में से टी मिक्स माइनस कर देंगे, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, यानी 100 में से टी मिक्स माइनस कर देंगे, टेम्परेचर जो भी होगा टी मिक्स का वो कम होगा 100 से, सिंपल सी बात है बाबा। तो 10,800, 520 और एक जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है, लगा दो, और 100 माइनस टी मिक्स, ठीक है। देखो तो 10,800 बटे 520 और 100 माइनस टी मिक्स, इसको काटो, इसको काट कूट देगा ना बाबा, 0 0 कटेगा ना, अब ये सब कट जाएगा ना, तो 270 ऊपर बचेगा, नीचे में 13 बचेगा। करके देख लो, ये सब कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना, ठीक है। लोग कर देते यार, क्या तुम लोग रो रहा है। 1080 बचेगा, नीचे में 52 बचेगा, 0 0 मर गया, तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और 2 पंजे 10, 2 छक 8, 0 2 13 जा
2 दूनी 4, 2 7 14, 0, 270/13 बचा, वही ना बताना चाह रहे हैं। और उधर चल गया -100, इधर माइनस टी मिक्स, उधर भेज दो माइनस टी मिक्स को, तो इधर हो जाएगा +100, इधर -270/13। तो सॉल्व करो, एलसीएम तलसीम लो, तो 1300 - 270/13, तो 1030/13 बचेगा, यानी कि 79.23 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी कर देगा। मतलब इतना बढ़ोतरी क्या करेगा, मतलब भाप को जब आप पानी के साथ मिलाए, ठीक है, तो अब जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर होगा 79.23 डिग्री सेल्सियस। बुझ गए जवान? यही बात, और कुछ नहीं। यही बात है कि 20 ग्राम स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था और 500 ग्राम H2O जो 70 डिग्री सेल्सियस पे था, दोनों को जब मिलाए तो उनका टेम्परेचर कितना हो गया बाबा, है ना? कितना हो गया? 70, थोड़ा सा बढ़ गया, है ना? तो कितना हो गया? 79.23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टीम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो स्टीम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर घट गया। अरे स्टीम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर घटेगा नहीं तो क्या होगा? पूरा पनिया मेरा थोड़ी चेंज हो गया, पूरा 70 डिग्री सेल्सियस वाला पानी पूरा थोड़ी चेंज हो गया 100 में। जो 500 ग्राम पानी था 70 डिग्री सेल्सियस पे, वो पूरा थोड़ी 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, नहीं ना हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। इसीलिए पूरा जो है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहा। बुझ गए? चलिए, हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसने क्वेश्चन है, देखिए वैसने क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला था ना, वैसने। आइए बनाते हैं इसको, मजा आएगा, है कि नहीं? तो भाई मेरे 10 ग्राम स्टीम है, देखो 10 ग्राम स्टीम है ना? कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत अच्छा बात, ये भाप है रे बाबा, इसीलिए ऊपर रख दिया। और नीचे पानी होता, नीचे पानी रे पानी तेरी बड़ी महान कहानी। चलो, तो 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत अच्छी बात है। 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पासेस थ्रू दी 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। और वाटर का टेम्परेचर कितना बाबू? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो इसका एक मिश्रण बनेगा, इसको मिक्सचर कहते हैं, टी मिक्स। तो इसी का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो स्टीम है उसको 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो 100 डिग्री सेल्सियस जो 100 ग्राम वाटर जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको पहले 100 ग्राम वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही सब तो बात है, ठीक है बाबा? ये बात। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, है ना? थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे। देखिए, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 10 ग्राम स्टीम है बाबा, है ना? कितने पर? एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 10 ग्राम इसी स्टीम को एट 10 ग्राम स्टीम नहीं, 10 ग्राम ऑफ वाटर बनाएंगे ना, 10 ग्राम वाटर बनाएंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। 10 ग्राम वाटर बनाएंगे कितना पर? तो वही 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कहने का मतलब ये है, मेरा फेज चेंज हो रहा है, तो क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि ये वेपर है, वेपर से तो पानी में तो एनर्जी तो आएगा ना, इसीलिए इंक्रीज करेगा। तो MLV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास कितना बाबा? 10 ग्राम है, रख दो। और LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होता है कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके 5400 कैलोरी आ जाएगा। मतलब इतना ये क्यों इंक्रीज कर देगा? मतलब इतना हीट को इंक्रीज कर देगा, पानी का इतने हीट को इंक्रीज कर देगा, मतलब ये इंक्रीज करेगा, इतना टेम्परेचर देगा। खत्म बात, ठीक है सर। अब देखिए 100 ग्राम वाटर है मेरे पास, कितने टेम्परेचर भाई? 30 डिग्री सेल्सियस पर। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? 100 ग्राम H2O में कन्वर्ट करना है, H2O में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? क्योंकि देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है तो अब 100 में जाना है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए लिखते हैं क्यू रिक्वायर्ड। क्या लिखते हैं? क्यू रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड है, एनर्जी की रिक्वायर्ड है इतना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए टेम्परेचर जब भी बढ़ता घटता है तो उसको MC डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MC M कितना वाटर है? तो 100। और C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? तो 100 - 30 यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस, है ना बाबू? अरे 100 - 30 इतना डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना है, तो इतना यहाँ पर डेल्टा T क्या बता रहा है? चेंज इन टेम्परेचर को।
तो यानी कि 7,000 यानी कि 7,000 डिग्री सेल्सियस इसकी आवश्यकता है, और दे कितना रहा है 5,400 कैलोरी दे रहा है। ठीक है, लास्ट वाला में भी क्या हो रहा था, लास्ट वाला में क्या हो रहा दे रहा था 10,800 कैलोरी और रिक्वायरमेंट था 15,000, और मैंने आपको बताया था कि क्यू इंक्रीज अगर लेस देन क्यू रिक्वायरमेंट हुआ तो स्टीम विल कंडेंस कंप्लीटली, यही ना बताया था। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो जाएगा कि हम लोग को इंक्रीज कितना हो रहा है, हम लोग का इंक्रीज कितना हो रहा है जी 5,400 कैलोरी तक इंक्रीज हो रहा है, और रिक्वायरमेंट है 7,000 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि क्या, यानी कि यही कि कंप्लीटली पूरा जो स्टीम है वो वेपर में, पूरा जो स्टीम यानी कि वेपर यानी पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही लिखेंगे हम लोग, है ना। मैंने अपने कॉपी में गलत लिख रखा है क्योंकि टीचर ने गलत बता दिया होगा अपने टाइम पे, बता दिया नहीं बता दिए होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है, चलिए ये सब तो होते रहता है, लेकिन आप लोग जो है कि अटेंटिव मोड में हमेशा रहिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा हूँ कि जब भी वेपर और वाटर प्रॉब्लम आए, वेपर वाटर मिक्सचर प्रॉब्लम आए, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि स्टीम ने कितना एनर्जी निकाला और वाटर ने कितना एनर्जी रिक्वायर्ड किया, कितना जरूरत है इसको। अगर वाटर के एनर्जी से, वाटर के रिक्वायर्ड हीट से अगर निकाला हुआ हीट कम है, निकाला हुआ हीट मतलब कि स्टीम जो निकालेगा वो कम है, मतलब Q increased is less than Q requirement, then steam will condense completely, then steam will condense completely, ठीक है ना। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, since Q increased is less than Q required, so this imply that Q increase लेस देन है, Q increase कितना है जी 5,400 कैलोरी इतनी ये निकाल रहा है, और आवश्यकता कितना है 7,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि इस पूरे 100 ग्राम पानी जो कि 30 डिग्री पे है, इस पूरे 100 ग्राम पानी जो 30 डिग्री में है, ये पूरा 100 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको 7,000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉरी 7,000 डिग्री सेल्सियस नहीं, 7,000 कैलोरी ना, 7,000 कैलोरी चाहिए। क्या चाहिए 7,000 कैलोरी चाहिए, 7,000 कैलोरी। कहीं पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिख दिए, अरे यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर कैलोरी होगा ना, इतना कैलोरी बढ़ा दिया, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। एक मिनट मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। 79.23 डिग्री सेल्सियस, हाँ सही है। ये तो टेम्परेचर यहाँ पर पड़ रहा है ना, यहाँ पर तो टेम्परेचर पड़ रहा है, यहाँ पर कैलोरी थोड़ी हो गया, यहाँ पर तो डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, ठीक, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टी मिक्स का पूछा तो 79.23 डिग्री सेल्सियस में लिखेगा, ठीक है ना, सेल्सियस में लिखेगा, ठीक, कैलोरी में नहीं लिखेगा। क्यू का वैल्यू कैलोरी में होता है। तो ये 7,000 कैलोरी, देखिए क्यू 7,000 कैलोरी तक इसको अभी रिक्वायरमेंट है, और ये क्यू जो है कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये क्यू किसके लिए, स्टीम के लिए। ये 5,400 कैलोरी तक जो है कि ये पानी को दे रहा है, तो इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्यू इंक्रीज इज लेस देन क्यू रिक्वायरमेंट, तो ये हो जाएगा 5,400 कैलोरी इज लेस देन 7,000 डिग्री सेल्सियस। फिर 7,000 डिग्री सेल्सियस कैलोरी ना, कैलोरी, यही सब चीज आप लोग कंफर्म करना है, ठीक है ना, समझे ना। तो ये इतना कैलोरी से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई दैट steam is completely condense, स्टीम पूरा completely condense हो जाएगा, steam is completely condense या steam will होगा, है ना, लैंग्वेज सुधार लीजिएगा, steam will होगा, steam will completely condense, ये हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। तो
यहाँ पर Q बराबर तब क्या होगा, mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी हमको चेंज इन टेम्परेचर पता करना है ना, कि पानी में मिलने के बाद स्टीम का और पानी का दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा ही ना। तो Q कितना दे रहा है भाई, कम वाला लिखते हैं, कम वाला रखते हैं, इतने रिक्वायरमेंट है, इतना तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। 5400 कैलोरी ये दे रहा है, 5400 कैलोरी ये दे रहा है, और 7000 कैलोरी की आवश्यकता है। आवश्यकता 10 में 4 के 6 में 5 गया तो 1, तो 1600 कैलोरी की हमें आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो ये पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर पूरा कर पाता तो फिर ये पूरा 100 डिग्री वाला पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे ये सीधा जो कि जंप मार देता 100 डिग्री सेल्सियस पूरा 100 डिग्री में कुछ ही मात्रा में पानी जो है कि कन्वर्ट हुआ होगा, 100 डिग्री में कन्वर्ट हुआ होगा, पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है ना। 30 से 70 में पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। क्यों 30 से 100 में पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 7000 कैलोरी चाहिए और दे रहा है 5400 कैलोरी, मतलब हमें आवश्यकता है अभी और 1600 कैलोरी, मतलब ये कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टीम ने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसीलिए स्टीम का टेम्परेचर रख दिया, और क्या हुआ यहाँ पर देखिए तो 100 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम स्टीम है, तो मिलकर के 110 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा, 1 होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री से कम में होगा, क्योंकि पूरा पानी तो मेरा कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, पूरा 30 डिग्री वाला पानी मेरा पूरा कन्वर्ट नहीं ना हो रहा 100 में, इसीलिए पानी का टेम्परेचर 100 से कम ही होगा, इसीलिए 100 माइनस टी मिक्सचर ये हो जाएगा टी मिक्स, ठीक है ना। चलिए ये हुआ। आओ फिर भाई साहब, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 540 इक्वल टू 100 माइनस टी मिक्स, और टी मिक्स को इधर करते हैं इक्वल टू, या फिर मैं ऐसा करता हूँ अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 540 और ये 11 नीचे आ रही है, इधर 100 माइनस टी मिक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइड एट 540 बट्टे का 11 माइनस का 100 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी मिक्स। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो टी मिक्स पॉजिटिव हो गया, और ये चीज़ इधर आया तो एक तो नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 100 माइनस 540 बट्टे का 11, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे की, ये होगा टी मिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 सिंपल, माइनस 540 बटा 11, इसको घटाएंगे कितना आएगा 560 बटे 11, इसको डिवाइड कर लेना, है ना, खुद से इसका वैल्यू आ जाएगा 50.90, कितना होगा 50.90, इतना डिग्री सेल्सियस ये पानी का मिक्सचर का होगा, पानी और स्टीम का मिक्सचर का इतना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये पूरा मैंने प्रॉब्लम आपको करवाया। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पहले आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पर मूव करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट की। तो चलिए तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं वाटर इक्विवेलेंट की, ठीक है ना। वाटर इक्विवेलेंट समझने वाले कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस, पहले लैंग्वेज समझाते हैं, पढ़िए। वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट पता करना चाहते हो, सपोज करो आप जो है कि पता करना चाहते हो किसी भी गैस का, आप पता करना चाहते हो किसी भी मतलब कि आप ऐसे समझ लो किसी भी लिक्विड का, या आप पता करना चाहते हो किसी भी मतलब आप ऐसा समझो किसी भी पत्थर का, किसी भी चीज़ का, या किसी भी ग्रेन का, किसी भी ग्रेन्यूल्स का, किसी भी चावल आप पानी में डालते हो तो उसका पता करना चाहते हो, किसी का भी आप पता करना चाहते हो, तो कैसे पता करो, वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट पता करना चाहते हैं तो वो एक प्रकार का अमाउंट होता है, वाटर का ही अमाउंट होता है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर, समझे ना। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप वाटर इक्विवेलेंट पता करना चाहते हो तो वो वाटर का ही इक्विवेलेंट, वाटर का ही अमाउंट को बतलाता है, वाटर के ही अमाउंट को बतलाता है, which would require the same amount of heat as required by the substance for the same rise or fall in temperature। अब कहने का मतलब क्या हुआ
कि मान लीजिए मेरे पास ये वाटर का कंटेनर हुआ और ये वाटर है मान लीजिए, ठीक है ना, और ये मेरे पास मान के चलिए आप ये मान के चलिए कोई दूसरा सब्सटेंस होगा, एनी सब्सटेंस है ना। अब कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, स्पेसिफिक सब्सटेंस लेकर के बताएंगे तो आप दिक्कत हो जाएगा। अब कुछ भी सब्सटेंस ले सकते हो, ईटा पत्थर आलू प्याज जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस, या फिर आप गैस ले लो, आप आइस ले लो, चलो आप आइस ले लो, चलो ठीक है आइस ले लो, ठीक है ना, या कोई भी अदर सब्सटेंस ले सकते हो, ठीक है ना। वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट, ये एक प्रकार का अमाउंट होता है वाटर इक्विवेलेंट, which would require the same amount of heat। अब क्यों इस पानी को जितना हीट चाहिए, मान लीजिए आपको इसको x हीट चाहिए तो इसको भी x हीट चाहिए होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एज रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस फॉर द सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब देखिए आप जितना मात्रा में इसको हीट रिक्वायर्ड है उतना ही मात्रा में इसको भी हीट रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए इसको x अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, इसको भी x अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, और ये जितने टेम्परेचर से मतलब इस टेम्परेचर पे ये अगर मान लीजिए राइज होगा, ये अगर राइज होगा इसका भी टेम्परेचर राइज होगा तो इसका भी टेम्परेचर राइज होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। यही चीज कह रहा है, सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब फिर से बात समझ लीजिए, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट होता है इज द अमाउंट, वो एक प्रकार का अमाउंट होता है वाटर का ही अमाउंट होता है, विच वुड रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जितना मात्रा में हीट अगर वाटर को चाहिए होगा उतना ही मात्रा में किसी दूसरे सब्सटेंस को भी चाहिए होगा, बाय द सब्सटेंस फॉर द सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब अपने टेम्परेचर में सेम गिरावट और सेम राइज में सेम टेम्परेचर के सेम गिरावट दोनों में वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, या फिर सेम गिरावट या सेम उठावट, मतलब कि इंक्रीज, सेम राइज और सेम फॉल इन टेम्परेचर के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दोनों के लिए, है ना, सेम अमाउंट, तो उसी को हम लोग कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। फिर से बात समझ लीजिए, जिस टेम्परेचर पर वाटर का और किसी दूसरे सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करे या फॉल करे, उसी टेम्परेचर उसी हीट जो हीट पर ये काम हो रहा है ना, टेम्परेचर तो बाद में आएगा, पहले तो हीट देंगे तभी तो टेम्परेचर मिलेगा ना। तो जिस हीट पर ये काम हो रहा है और उस हीट के मदद से अगर दोनों को हम इक्वल कर दें तो उसी हीट के मदद से हम लोग को वाटर की इक्विवेलेंसी पता चल जाएगी, वाटर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, चलो हटाओ। अरे भाई ये वाटर है, मान लीजिए आपको इसमें एक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अब ये मान लीजिए कोई आइस है या कोई अनदर सब्सटेंस है, इसको एक्स अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अब भी नहीं आया, चलो हटाओ। ये क्यू कोई सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू क्या है, किसी भी सब्सटेंस को हीट चाहिए, तो हीट चाहिए तो हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो mc डेल्टा टी, ठीक है। अब ये वाटर है, वाटर के टेम्परेचर, वाटर को हीट चाहिए तो वाटर को हीट दोगे तो उसमें भी टेम्परेचर चेंज होगा, तो Q बराबर WC डेल्टा टी। W क्या है, वाटर का वेट है, ग्राम में होगा, खत्म। अब दोनों का हीट सेम है, बोल दिया है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, फॉर द अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर है हीट, और Q हीट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का Q बराबर कर दीजिए, तो WC कितना लेंगे 1, वाटर है ना, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। अब ये C यहाँ पर हमको पता नहीं है क्योंकि ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बर्फ हुआ तो उसका अलग होगा, अगर गैस बर्फ हुआ तो उसका अलग होगा, गैस होगा यानी कि वेपर होगा तो उसका अलग होगा, C का वैल्यू, ठीक है, 540 होता है गैस शायद, है ना, हाँ यही होता है। एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 1 ही होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए गैस हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट समझ लीजिए। हाँ, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम अगर हुआ तो यहाँ पर 0, हाँ, तो अगर स्टीम होगा तो 1/2 ले लेंगे, या अनदर सब्सटेंस में अगर ये C, अनदर सब्सटेंस में अगर स्टीम हुआ तो 1/2 ले लेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1/2 ले लेंगे, यानी कि 0.5, है ना, कैलोरी। और आइस हुआ तो भी 1 ले लेंगे, है ना, हीट ऑफ आइस वो भी हम लोग 1 ले लेंगे, और वाटर हुआ तो 1 ले लेंगे, वाटर हुआ तो 1 ले लेंगे C का मान, और आइस हुआ तो भी हम लोग 1/2 ले लेंगे, यानी 0.5 C का मान, और स्टीम हुआ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी 0.5 यानी कि 1/2 ही होता है, तो यहाँ पर 1/2 ले लेंगे, समझ गए। तो ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा, कौन सा सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये C का मान दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में हमेशा, तो W बराबर ये देखिए, ये T ये डेल्ट कट गया तो बचा W बराबर MC, तो इसी W बराबर MC को ही कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट,
क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट फॉर एनी सब्सटेंस, ठीक है ना। खत्म, यही चीज था। चलिए इसको पहले उतारिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलोरीमीटर वाला एक प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेनिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। m ग्राम, अभी m को ही निकालना है, m ग्राम ऑफ स्टीम दिया गया होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, इज मिक्स्ड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। ये तब तक इसको मिलाया गया m ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाला को, जब तक कि मिक्सचर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। कैलोरीमीटर का मतलब क्या होगा, कोई बर्तन होगा, सिंपल सी बात है। तो एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट कितना है, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर का इक्विवेलेंट 20 ग्राम कंटेनिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर, ये 180 ग्राम वाटर को कंटेन करता है, 180 ग्राम ऑफ वाटर को कंटेन करता है। और वाटर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर। m ग्राम ऑफ स्टीम, इस पे m ग्राम ऑफ स्टीम दिया जाता है, m ग्राम ऑफ स्टीम दिया जाता है कितने पर भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इज मिक्स्ड इन दी टिल द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। ये तब तक इसको मिलाया जाता है जब तक कि मिक्सचर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो आपसे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालने बोला है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप किसी भी स्टीम में क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, वो हीट एनर्जी को आप किसी भी वाटर में दोगे, वाटर में सप्लाई करोगे, तो वो जिस वाटर में है और जिस वेसल में है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये जो वाटर का भी टेम्परेचर को राइज करेगा अगर आप वाटर में दोगे तो, और वेसल जिस वेसल में है, वाटर जिस वेसल में, उस वेसल के भी टेम्परेचर को राइज करेगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों के टेम्परेचर को राइज करेगा। तो हीट गिवन बाय, यहाँ पर ध्यान देगा, हीट गिवन बाय स्टीम, जो हीट स्टीम देगा है ना, वो हीट गिवन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, तो वो वाटर का भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो हीट जो गिवन करेगा स्टीम, वो दोनों के टेम्परेचर का इक्वल होगा, मतलब वाटर प्लस कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को इंक्रीज जितना करेगा उतने से वो स्टीम के टेम्परेचर भी बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी हम क्या कह रहे हैं कि स्टीम का टेम्परेचर, स्टीम का मास हमको मालूम नहीं, उसको m मान लेते हैं। तो m गुने 540, ठीक है, m गुने क्या हो गया 540, 540 है ना, 540 क्यों हुआ, यहाँ पर एक बात आपको समझना है, 540 क्यों हुआ, mlf होता है ना जी, आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको बताया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन के बारे में आपको बता रखा हूँ मैं, एक मिनट, वो आप नोट नहीं किए होंगे तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन MLV, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझना है, ये है आपका क्या, मैं आपको दूसरा पेन से लिख के दिखाता हूँ, MLV, ठीक है ना। MLV क्यों लग रहा है, MLV क्यों लग रहा है बताइए तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात की जा रही है। आपने अभी क्या किया, आपने वेपर को पानी के साथ मिलाया, आपने वेपर को पानी के साथ मिलाया, तो MLV लग रहा है इसीलिए, है ना, इसीलिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लग रहा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, MLV कब लगता है, जब लिक्विड को, है ना, जब लिक्विड को वेपर में चेंज करते हो या वेपर को लिक्विड में चेंज करते हो, है ना, वेपर को लिक्विड में चेंज करते हो या फिर लिक्विड को वेपर में चेंज करते हो, लिक्विड को वेपर में या वेपर को लिक्विड, तो उस केस में हम लोग लगाते हैं MLV। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं ना, आप वेपर को क्या कर रहे हैं, लिक्विड में मिला करके आप लिक्विड में उसको बदलना चाह रहे हो, तो MLV लगा रहे हैं। तो M अभी मालूम नहीं है, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है भाई, 540 होता है, 540 लिख दिए। और फिर यहाँ पर देखिए टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब जब उसमें आप डालिएगा, अब इस वेपर को, इस स्टीम को, ये स्टीम अभी आपका m ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, इसी को अगर आप डालिएगा पानी में, तो पानी का टेम्परेचर को चेंज करेगा ना, समझ रहे ना, या मिक्सचर जो भी बनेगा उसका टेम्परेचर को बदलेगा। तो MC डेल्टा T, यहाँ पर समझिएगा, ये आपका M है, ये C है और ये डेल्टा T है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, C यानी कि 1 होता है, ठीक है ना।
एम तो मालूम नहीं है भाई, कितना वेपर डाल रहे हो आप, ठीक है। 100 माइनस 31 क्यों किए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कितना है, हाँ नहीं स्टीम का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी का टेम्परेचर कितना है भाई, इज मिक्स्ड इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। इसको तब तक मिलाया जाता जब तक कि ये 31 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर ना हो जाए। तो इसीलिए हम 100 में से 31 माइनस कर दिए, तो पता तो चलेगी कितना टेम्परेचर बदलेगा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो गया यहाँ पर, समझ रहे ना। इसे आप लोग लिखते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और इधर वाटर का और कैलोरीमीटर का बात करेंगे। वाटर कितना दिया बाबा, कितना दिया वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो 180 ग्राम एम सी डेल्टा टी, यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज होगा वाटर का, इसीलिए एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो गया। और 31 डिग्री सेल्सियस पे मेरा अभी वाटर था, है ना जी, नहीं मिक्सचर का 31 डिग्री सेल्सियस, तब तक इसको मिलाना जब तक कि ये 31 डिग्री सेल्सियस में ना आ जाए। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर भी पता करें, 31 माइनस 25 क्यों भाई, तो जो वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, देखिए वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, 31 माइनस 25 बड़ा में से छोटा घटाते हैं, छोटा में से बड़ा नहीं घटाते हैं, यानी कि मिक्सचर का टेम्परेचर में माइनस हो जाएगा मेरा वाटर का टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका मिक्सचर का टेम्परेचर ज्यादा है। प्लस अब वेसल की बात करेंगे, तो वेसल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट या वाटर इक्विवेलेंट या हीट कैपेसिटी इसी को कहते हैं, है ना। तो वाटर का हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ देखिए, तो वाटर इक्विवेलेंट या फिर हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, जरा देखिए तो, देखिए वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ भाई 20 ग्राम दिया हुआ ना। ये वेसल का होता है, वाटर इक्विवेलेंट वेसल्स का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 20 ग्राम वाटर का वाटर इक्विवेलेंसी दिया हुआ, W बराबर mc होता है ना, यही दिया हुआ। इसका भी तो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, इसका भी राइज हो रहा है, 31 माइनस 25 वाटर का हम लोग माइनस कर देंगे इसमें, है ना, टेम्परेचर तो डेल्टी, समझ रहे ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, 540 m प्लस 100 में 31 गया तो 69 m, और 180 गुने 31 में से 25 गया तो 6, और 20 गुने 31 में से 25 गया तो 6 गुने 20, 6 दुनी 12, 120, इसको जोड़ डाल देंगे तो 1200 आ जाएगा। इधर आपका 609 m आ गया, m का वैल्यू 1200 बटा 609 यानी कि 1.97 ग्राम, यानी कि आप वेपर कितना मिला रहे हो 1.97 ग्राम वेपर आप मिला रहे हो। खत्म, यही था क्वेश्चन, कुछ कम था, थोड़ी इजी तो था। चलिए इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन है, एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर, देखिए यही सब चीज पकड़ना है, एक कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, मतलब W बराबर mc, W बराबर क्या होता है mc ग्राम होता है, और ये दिया हुआ 10 ग्राम, ठीक है सर, इसी को तो पहले आप लिख लीजिए पकड़ में, सही है। कंटेन 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, कंटेन 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इफ 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज पुट इनटू इट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बहुत ही सिंपल है भाई, क्वेश्चन कहता है कि कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट जो है कि 10 ग्राम दिया गया है ना, 10 ग्राम दिया हुआ है, कंटेन 10 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 10 ग्राम ऑफ वाटर को आप ले रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस पर, और 80 ग्राम ऑफ वाटर को ले रहे हो 80 डिग्री सेल्सियस पर, और उस दोनों को मिला दे रहे हैं, तो अब मिलाने के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, यही ना। तो सिंपल सी बात है, उसी प्रकार से W बराबर mc बराबर 10 ग्राम दिया हुआ है वाटर इक्विवेलेंट, और हीट गिवन बाय हॉट वाटर, जितना है हॉट वाटर हीट को देगा, तो हॉट वाटर इसमें कौन होगा जी, जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कोल्ड वाटर होता है, उससे थोड़ा ठंडा होगा, उससे थोड़ा ठंडा होगा ही ना, 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होगा, ठीक है। हीट गिवन बाय जो हॉट वाटर होगा, और हीट अब्सॉर्ब कौन करेगा, कोल्ड वाटर, प्लस कैलोरीमीटर, मतलब वेसल भी हीट को अब्सॉर्ब करेगा, खत्म। तो हीट गिवन बाय हॉट वाटर, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज होगा, और टी मिक्स क्या होगा, टी मिक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो दोनों को मिलने के बाद, दोनों के मिलने के बाद यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 80 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है, और वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस की बात की गई, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, इधर 80 डिग्री सेल्सियस और उधर 20 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर का हम बात करेंगे, तो हॉट वाटर के लिए टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो mc डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा, बताइए। m का वैल्यू हॉट वाटर कितना दिया हुआ जी 80 ग्राम, mc स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 होता है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 80,
मतलब कि हॉट वाटर का 80 डिग्री, 80 माइनस टी मिक्स, क्योंकि टी मिक्स का जो भी होगा वो तभी कम ही होगा ना। 80 डिग्री सेल्सियस वाटर का ही दिया हुआ, ये हॉट वाटर का दिया हुआ ना, ये हीट को रिलीज कर रहा है, इसीलिए टी मिक्स से इसका कम होगा वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा वाटर का, जो हॉट वाटर का उसका तो वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए 80 माइनस टी मिक्स कर रहे हैं। और इक्वल टू यहाँ पर हीट ऑब्जॉर्व बाय द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर कितना है जी, कोल्ड वाटर के अंदर 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो गया टी मिक्स। अब टी मिक्स को माइनस कर रहे हैं 20 से, क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि देखिए 80 डिग्री सेल्सियस आपका जो है कि हॉट वाटर, तो जब भी मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोल्ड वाटर है ये, ठीक है ना। और डोमिनेंसी कौन दिखाएगा, डोमिनेंसी दिखाएगा हॉट वाटर, तो हॉट वाटर में आप क्यों नहीं माइनस किए, मतलब आप ऐसा क्यों नहीं किए, टी मिक्स में हॉट वाटर क्यों नहीं माइनस किए, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि मेरा किसका ज़्यादा है, मेरा जो है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, मेरा हॉट वाटर डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए 80 माइनस टी मिक्स कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर डोमिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर हॉट वाटर से कम है, इसलिए टी मिक्स माइनस 20 कर रहे हैं। यहाँ पर एम सी डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 10 इंटू 1 इंटू टी मिक्स माइनस 20। और इधर ये आपका कैलोरीमीटर का क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट 10 दिया हुआ, वाटर इक्विवेलेंट W का वैल्यू 10 दिया हुआ, और टी मिक्स माइनस 20, यहाँ पर भी वही होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और माइनस 20। अरे 20 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, 20 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, और यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट लगता है ना, इसीलिए वाटर का ही लेंगे। 80 गुने 80 6400, 80 गुने टी मिक्स 80 टी मिक्स, और 10 गुने टी मिक्स 10 टी मिक्स, और 10 इंटू 20 200, और 10 इंटू टी मिक्स 10 टी मिक्स, और 10 इंटू माइनस 20 तो 200, ठीक है। मेरे यहाँ पर एक फायदा है कि आप इसको बार बार देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और ऑफलाइन कोचिंग्स में ये सुविधा आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा 6400 माइनस 80 टी मिक्स और 10 और 10 20 टी मिक्स और माइनस 200 माइनस 20 माइनस 400, तो 6400 प्लस 400, और इधर 20 टी मिक्स प्लस 80 टी मिक्स मिलकर के 100 टी मिक्स इक्वल टू 6800, तो टी मिक्स बराबर ये 0 कटा तो 68 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 68 डिग्री सेल्सियस। खत्म, समझ गया होंगे, आसान था, कुछ था थोड़ी दम था। चलिए अब नेक्स्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन ए वेसल की बात की गई है, कैलोरीमीटर हटा दिया, वही बात हुआ, कैलोरीमीटर और वेसल तो एक ही होता है। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन वेसल्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 डिग्री, मतलब W का वैल्यू दिया हुआ 20 ग्राम, समझ रहे ना। और इफ m ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इनटू सच दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिकम्स 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर, है ना। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, टी मिक्स का वैल्यू दिया होगा। फिर से वो समझते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस पर, a vessel 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन ए वेसल ऑफ वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ W का वैल्यू 20 ग्राम दिया हुआ। इफ m ग्राम ऑफ आइस, मालूम नहीं है आइस का वेट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और m ग्राम दिया हुआ है, और उसको ड्रॉप किया जा रहा है, उसको डुबाया जा रहा है, सच दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उसको जब डुबाया गया पानी में, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में जब डुबाया गया तो दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में बदल गया, मतलब टी मिक्स 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर, तो आपको पता करना है टेम्परेचर पता करना है, ठीक है ना। फाइंड द टेम्परेचर होगा कि मास होगा जी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। फाइंड मास होगा, ठीक है ना, फाइंड मास होगा, फाइंड एम ना निकालना जी, स्मॉल एम निकालना है, स्मॉल एम निकालना, मतलब कि मास ऑफ आइस निकालना, यही ना, ठीक है। तो वही बात है कि हीट गिवन बाय वाटर हीट देगा, क्यों, क्योंकि वाटर का हीट कितना है भाई, वाटर का टेम्परेचर कितना है
वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और आइस का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वाटर हीट देगा, है ना, आइस को पिघलाने के लिए। तो हीट गिवन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मतलब क्या हुआ, जो वेसल है उसी को कैलोरीमीटर कह रहे हैं। तो जब गर्म पानी दीजिएगा तो गर्म पानी आप किसी वेसल में रखेंगे तो वेसल भी तो गर्म होता है ना, वही बात है। तो हीट गिवन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, मतलब जब भी आप किसी वेसल को पानी गर्म करेंगे, किसी पानी गर्म कीजिएगा तो उसको वेसल में रखना पड़ेगा, और जब पानी गर्म होता है तो वेसल भी गर्म होता है और तब जाकर के पानी गर्म होता है। तो इसीलिए वेसल और पानी दोनों मिला करके हीट सप्लाई करेगा, हीट देगा। तो हीट गिवन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर और हीट गेन बाय आइस, और हीट आइस और आइस जो है कि हीट को गेन करेगा, सिंपल सी बात है। तो वाटर कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 देखिए mc डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है mc डेल्टा टी 100 डिग्री, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है ना। और 40 माइनस 20 टी मिक्स का वैल्यू 20 है भाई, लिखा हुआ है। अब 40 डिग्री सेल्सियस किसका है, वाटर का है, वाटर का है ना 40 डिग्री सेल्सियस, प्लस कैलोरीमीटर का कितना है जी, कैलोरीमीटर में क्या होता है इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर या इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट या वाटर इक्विवेलेंट कह लीजिए। वाटर इक्विवेलेंट 20 दिया हुआ है, दिया हुआ ना कहीं पर, हाँ देखिए आप 20 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 40 माइनस 20 वही वाटर का ही लेंगे। तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस किसका है, वाटर का, वाटर में से 20 किसका माइनस कर रहे हैं, टी मिक्स का, समझ गए। अब यहाँ पर हीट गेन जो करेगा आइस, हीट गेन जो करेगा आइस, इसमें हम लोग MLF क्यों ले रहे हैं, इस चीज को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए LF कब लेते हैं, LF कब लेते हैं, जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं या लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं, हाँ ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। इस केस में हम लोग LF लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप आइस को जो कि सॉलिड है वो लिक्विड में आप मिला रहे हो, ठीक है ना, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज कर रहे हो या लिक्विड सॉलिड में चेंज कर रहे हो। तो अभी तो सॉलिड लिक्विड में चेंज कर रहे हैं या फिर लिक्विड सॉलिड में चेंज करें, दोनों ही स्थिति में हम MLF लेते हैं। यानी कि आप पानी से वेपर बनाओ या बर्फ से पानी बनाओ, नहीं पानी से वेपर जब आप बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, पानी से वेपर बनाओगे तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेते हैं, LV लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर बर्फ को अगर आप लिक्विड में मिला रहे हो, मतलब बर्फ को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, मैं यहाँ पर वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए बात कर रहा हूँ और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की बात कर रहा हूँ, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की बात कर रहा हूँ और लिक्विड को सॉलिड। फिर से समझिएगा, सॉलिड को लिक्विड में, मतलब ये मेरा बर्फ था उसे लिक्विड में बदलना, और लिक्विड था उसे बर्फ में बदलना। बस इस स्थिति में क्या लगता है, MLF लगता है, याद रखिएगा MLF लगता है, MLF। तो ये बर्फ के लिए हो रहा है MLF प्लस m गुने 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये मास ऑफ क्या हो गया, आइस हो गया, अब 20 डिग्री सेल्सियस था उसका, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का है, और टेम्परेचर किसका, ये किसका टेम्परेचर है, आइस का। तो कितना से बढ़ा 20 m इंटू 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आइए, तो 100 इंटू 20 2000, 20 इंटू 20 400 MLF प्लस 20 m हो गया। अब ये 2400 हुआ, m कॉमन ले लीजिए, LF का वैल्यू होता है 80, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और 20 80 प्लस 20 100 m हो गया, इधर 2400, ये 0 से 0 मर जाएगा, फिर बचेगा 24 ग्राम, यानी कि बर्फ का मास कितना हो जाएगा 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है इतना। चलिए उतार लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हम लोग अब बात करेंगे हीट ट्रांसफर किया, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। आइए, तो हीट ट्रांसफर में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं हम लोग। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन विदाउट एनी वर्क। अगर आप हीट जानते होंगे तो अगर हीट को देखा जाए तो वो हायर टेम्परेचर जिधर होगा उधर से वो लोअर टेम्परेचर की ओर बढ़ता है, और बिना किसी वर्क, मतलब उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, समझे। मतलब वही सिचुएशन है कि आप हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में जन्म हुए, वर्क का मतलब क्या हुआ, आप जिस हॉस्पिटल में जन्म हुए, आप उसी जिस हॉस्पिटल के बेड में आपने जन्म लिया,
और उसी हॉस्पिटल के बेड में आप 40 साल बाद, 50 साल बाद, 80 साल बाद मर गए, तो आपका टोटल वर्क डन क्या हुआ? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसी सिचुएशन है ना। क्योंकि एफ इंटू एस क्या होता है? वर्क होता है, जानते होंगे। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिए। यहाँ पर वर्क कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता वर्क, हीट ट्रांसफर। तो हीट कैसे ट्रांसफर होता जानते हैं? मान लीजिए आप लोग पूरा क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और अगर मान लीजिए सीरियल वाइज लगा हुआ है ना, पहले स्टूडेंट को मैंने हीट दिया, तो वो अपने हाथ से हीट को जो है कि दूसरे स्टूडेंट के हाथ में दे देगा, फिर दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथा को दे देगा, इस प्रकार से लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगा हीट। ठीक है, इसी को कंडक्शन कहते हैं ना। क्योंकि आप अगर गर्म कोयला अपने हाथ में रखोगे तो क्या करोगे, है ना, गिराना नहीं है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, फिर दूसरे से पहला दूसरा पहला, जगलिंग करेंगे आप, है ना, ताकि आपको हीट कम से कम लगे। समझ रहे हैं ना, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है हीट का। कुछ इसी प्रकार से भी होता है हमारे मेटालिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसे ही कुछ होता है। मेटालिक मॉलिक्यूल्स पास ऑन करते हैं सिर्फ। मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर समझना आपको कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन विदाउट एनी वर्क। तो ये कोई वर्क नहीं होता इसमें। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के मोड क्या होते हैं? तो पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है? मीडियम बेस्ड होता है भाई, लोहे से पास होगा, छड़ से पास होगा, है ना, कंडक्शन होना चाहिए, तो कुछ मीडियम चाहिए। और कन्वेक्शन में भी कुछ मीडियम चाहिए, लेकिन ये कैसा मीडियम चाहिए? यहाँ पर एयर के मदद से भी कन्वेक्शन हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, या फिर पानी के मदद से भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, पानी या कोई लिक्विड की मदद से भी हो सकता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। यानी कि ये दोनों मीडियम बेस्ड है। और रेडिएशन में मीडियम नहीं होता है। जैसे सन से हमारे अर्थ को हीट आती है, तो रेडिएशन के माध्यम से आती है। आपको मालूम होगा कि हमारा ट्रोपोस्फीयर एक लेवल तक ही है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर एक लेवल तक ही है, उसके बाद तो आप गैलेक्सी में चला जाएंगे, स्पेस में चला जाएंगे, तो कोई वहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं होती है। उसके बावजूद भी वहाँ से चल करके सन रेज आती है हमारे धरती तक, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा बहुत मात्रा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो रेडिएशन की मदद से ही हो पाती है। ठीक है ना। तो ये बहुत फास्टेस्ट मेथड है, मतलब हीट ट्रांसफर का ये तीनों में से सबसे फास्टेस्ट मेथड है रेडिएशन। ठीक है ना। और ये रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। हाँ, अगर कोई मीडियम है तो उससे भी वो पास हो सकता है, लेकिन मीडियम नहीं है तो भी वो पास हो सकता है। लोहा को भी चीर के पास हो सकता है, चीर के मतलब उसके अंदर से ही पास हो सकता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, को मालूम है, मोटा से मोटा सील्डिंग करते हुए लोहे का ना, तो उससे पास कर जाता है। आप जानते हैं एक्सरेज को, एक्सरेज हमारी हड्डी को भी पार कर देता है, करता ही तभी तो एक्सरे होता है हम लोग का, समझ रहे हैं ना। तो ये रेडिएशन की मदद से ही होता है। तो नॉट मीडियम बेस्ड, इसको मीडियम नहीं चाहिए। हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ EMW वेव्स, मतलब हीट यहाँ पर कैसे ट्रांसफर होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के शकल्स में होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कंडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा जानते हैं, हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर एंड है, हायर टेम्परेचर एंड है, वो लोअर टेम्परेचर एंड है। अब बीच में कोई ना कोई मेटल होगा, है ना, तो यहाँ और इसके बीच में एयर भी है साथ। तो कंडक्शन तो होगा ही, मेटल है इसीलिए, कोई ना कोई मीडियम इसीलिए, कन्वेक्शन भी होगा, एयर है इसीलिए, और रेडिएशन तो होगा ही होगा। उसको मीडियम दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मीडियम नहीं भी है तो भी काम करता। वैक्यूम में भी रेडिएशन होता है, स्पेस में क्या है? वैक्यूम ही है ना, स्पेस में वैक्यूम ही है ना। चलिए, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, बीच में एयर है। तो भाई कोई मीडियम नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, कन्वेक्शन होगा, क्योंकि एयर है। एयर और वाटर में तो होता ही है, और साथ में कोई भी लिक्विड में हो सकता है, कोई भी एयर में हो सकता है। रेडिएशन तो होगा ही होगा, मेटल रहे या ना रहे, सब्सटेंस रहे या ना रहे, मटेरियल रहे या ना रहे, मीडियम रहे या ना रहे, कोई मैटर नहीं करता है, रेडिएशन तो होके रहेगा। वैक्यूम है और साथ में क्या है? एक लोहा है, ठीक है ना। तो लोहे है, इसका मतलब कंडक्शन तो होगा ही। मीडियम है तो यानी कि कंडक्शन तो होगा ही, और वैक्यूम है यानी कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए? एयर या फिर कोई भी लिक्विड। रेडिएशन, हाँ रेडिएशन तो हो जाएगा, वैक्यूम में भी हो सकता है। वैक्यूम में आप देखिए बात करेंगे, वैक्यूम है तो कंडक्शन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन नहीं होगा, और रेडिएशन हो सकता है। कन्वेक्शन दो ही मीडियम में होता है, दो ही माध्यम में होता है, एयर और लिक्विड वाटर। वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। आइए आगे कंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कंडक्शन का डेफिनेशन, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वो माध्यम जिसके मदद से हीट ट्रांसफर हो जाए, इन विच ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर, जिसमें एनर्जी ही ट्रांसफर हो, है ना, पूरा पूरा मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आपको गर्म कोयला मैंने फर्स्ट वेंचर को दिया तो वो सेकंड वेंचर को पास ऑन करेगा, वो थर्ड वेंचर को पास ऑन करेगा, वो फोर्थ वेंचर को पास ऑन करेगा, हीट को पास ऑन करेगा। अब बोले गर्म कोयला भी चल गया, अरे चलो वो हटाओ, दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं। अगर कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ऐसा आपको समझाना चाहेंगे, कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा मतलब कि क्या है, एटम्स है, ठीक है ना, तो ये एटम क्या करेगा, अपने दूसरे वाले एटम को हीट देगा, ये दूसरा तीसरा को देगा, तो तीसरा चौथा को देगा, इस प्रकार से हीट ट्रांसफर होता है मैटर में, ठीक है ना, मैटर के अंदर में इसी प्रकार से होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना? चलो, तो वही कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ कि कंडक्शन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड विदाउट नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मतलब कोई मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। द पार्टिकल एट हॉट एंड, जो पार्टिकल हॉट एंड में होता है उसके पास लार्जर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना, लार्जर काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन विच इट ट्रांसफर टू इट्स नेबरिंग पार्टिकल सो ऑन, मतलब ये क्या करता है, ये देखिए मान लीजिए इस एंड में एक पार्टिकल है और इसके बगल में एक पार्टिकल है, फिर एक पार्टिकल है, इस प्रकार से ढेर सारा पार्टिकल है, मैं सबको नहीं बना रहा हूँ, बस इतना ही बना रहा हूँ। इसमें जैसे आप हीट इसको देते हो तो ये वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेट होकर के ये दूसरे वाले को हीट दे देता है और वाइब्रेट करते करते फिर अपनी जगह पर आ जाता है, मतलब अपने जगह पर वाइब्रेट करता है, हीट सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। बहुत सामने सामने होता है, ये तो बहुत दूर मैंने दिखा दिया, बहुत सामने सामने एकदम एकदम क्लोज होता है, ठीक है ना, ये वाइब्रेट किया, हीट इसको दे दिया, फिर आगे बढ़ा दिया, पास ऑन कर दिया, फिर ये वाइब्रेट किया, फिर हीट देने से तो कोई भी उछलेगा ना भाई। अब गर्म रेगिस्तान में खाली पैर चलोगे तो क्या होगा, उछल उछल के चलोगे। आप गर्मी के दिन में आप रोड में निकल जाओ ना खाली पैर, तो आप क्या करोगे, तो आप समझ ही पा रहे हो, हीट करता है तो कोई भी उछलता है। पार्टिकल एट हॉट एंड, जो पार्टिकल हॉट एंड में रहेगा वो लार्जर काइनेटिक एनर्जी उस अपने में अवशोषित करके रखेगा, ऑब्जॉर्व करके रखेगा, वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को, हीट एनर्जी को वाइब्रेट करते करते दूसरे में ट्रांसफर करेगा, अपने नेबरिंग एलिमेंट को, अपने नेबरिंग एटम को ट्रांसफर करेगा, इस प्रकार से वो फिर नेबरिंग दूसरे को, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा, इस प्रकार से ये हीट ट्रांसफर होते रहेगा और इस प्रकार से हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं कंडक्शन। आई होप आपको बातें समझ में आ गई, इसको फटाक से उतार लीजिए इसके डेफिनेशन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मीडियम गेट हीटेड थ्रू विच कंडक्शन विल टेक प्लेस, मतलब वो मीडियम, इसमें होता क्या है, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कोई ना कोई मीडियम लगता है, तो वही कह रहा है कि द मीडियम गेट हीटेड थ्रू विच कंडक्शन विल टेक प्लेस, जिसमें क्या होता है, मीडियम को हीट किया जाता है और हीट को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, उसके इंटर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी द्वारा, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये हो गया खत्म, ये कंप्लीट हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। अभी वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट को समझने के लिए आपको ये ऐसा समझना पड़ेगा कि आप कोई शादी ब्याह पार्टी में गए हुए, शादी ब्याह पार्टी में, कोई भी ब्याह पार्टी में गए होंगे, कोई भी शादी में गए होंगे, चलिए हटाइए, अब किसका शादी में जाएंगे, किसका शादी में जाएंगे, मान लो अपना शादी में, अरे किसी के शादी में गया XYZ, चलो ठीक है, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट, देखो भाई, हम एक क्या ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं या कोई भी रॉड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रॉड लेंगे तो बीच में क्या होगा, ये रॉड है, ठीक है ना, और एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, तो ये पहला क्रॉस सेक्शनल पार्ट, इसको काट लीजिए, दूसरा क्रॉस सेक्शनल पार्ट, ये तीसरा क्रॉस सेक्शनल पार्ट। आपको मैं बता रहा हूँ कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट, तो आप कोई भी शादी ब्याह पार्टी में जाते होंगे तो क्या करते होंगे, मान लीजिए मिठाई रसगुल्ला चल रहा है, तो शुरुआत में क्या होता है कि भाई हमको दो, वो बोले हमको 2 को दे दो, वो बोलेगा हमको 3 को दे दो, है ना, सामने वाला जो रहेगा, है ना, वो बोलेगा कि हमको 2 को दे दो या हमको 4 को दे दो, 2 को तो देवे करता, हमको 5 को दे दो, ज़्यादा मांग लेगा, फिर दूसरा वाला उससे थोड़ा कम मांगेगा, या फिर मांग लेगा, ज़्यादा मांग लेगा, वो भी मांग लेगा, फिर जैसे जैसे मान लीजिए पहला मांगा तो उसको दे दिया, फिर दूसरा मांगा उसको भी दे दिया, तीसरा मांगा उसको भी दे दिया, लेकिन चौथा पांचवा आते आते क्या हो गया, वो कम करने लगता है, सब मांग रहा है, किसको देते रहे। हाँ, कोई अगर आपका जान पहचान वाला हुआ तो फिर वो ज़्यादा दे देगा, फिर आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत।
देखिए होता क्या है, ये आपका हायर टेम्परेचर लेवल है, ये लोअर टेम्परेचर लेवल है। तो इनिशियली ईच क्रॉस सेक्शन विल एब्जॉर्ब सम हीट। हम वहां से हायर टेम्परेचर, वहां से हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट किए। तो इनिशियली में जो है ये वाला प्लेट, ये वाला क्रॉस सेक्शनल, इनिशियली ईच क्रॉस सेक्शन विल एब्जॉर्ब सम हीट। मतलब ये जो इनिशियली क्रॉस सेक्शन है ये क्या करेगा, सम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इट रिसीव फ्रॉम इट्स नेबर पास ऑन रिमेनिंग हीट। मतलब देखिए ये कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो बच जाएगा वो अपने नेबर को पास कर देगा, जैसे आपको जितना मिठाई लेना होगा ले लीजिएगा, है ना। आप 2 को दे रहा था, आप 3 को 4 को 5 को जितना देना होगा आप ले लीजिए। फिर आप ऐसा थोड़ी बोलते कि आप मिठाई वाला को कि आप लौट जाइए, आप बोलते हैं ठीक है आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, बढ़ जाता है ना। फिर अगला जो भी खाने के लिए आया होगा उसको मिठाई देता है, फिर उसको फिर हो जाता है, फिर उसको अगला वाला को देता है ना, इस प्रकार चलते रहता है। तो एब्जॉर्ब सम हीट दैट इट रिसीव फ्रॉम इट्स नेबर, मतलब ये जो प्लेट है ये अपने नेबर से ये जितना इसको हीट लेना ऑब्जर्व करना था वो ऑब्जर्व कर लेगा इनिशियली, फिर ये इसको दे देगा, फिर इसको देने के बाद ये भी ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद फिर ये अपने नेबर को दे देगा। इस प्रकार से हीट ट्रांसफर होते रहेगा। तो एब्जॉर्ब सम हीट दैट इट रिसीव फ्रॉम इट्स नेबर फ्रॉम पास ऑन रिमेनिंग हीट, हेंस टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल विल राइजेस। तो हर एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट का जो हीट है टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो राइज होते जाएगा। दिस कॉल्ड वेरिएबल स्टेट, इसी को कहते हैं वेरिएबल स्टेट। क्योंकि अभी जो है कि मेरा पार्टी स्टार्ट हुआ जिसमें लोग सभी को जो है कि भोजन कर रहे हैं और हमको अभी मालूम नहीं है कौन कितना मिठाई खाएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल स्टेट कह रहे हैं। हमको मालूम नहीं कि ये प्लेट कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमको ये मालूम नहीं कि ये कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमको नहीं मालूम है कि ये प्लेट या ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल स्टेट, है ना। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मान लीजिए पार्टी में लोग खाना खा रहे थे, 10-15 मिनट के बाद, 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, खाना खाने में कितना समय लगता है, हाँ 10 से 15 मिनट और क्या। तो 5 मिनट के बाद पूरी एक बार बढ़ चुका है, दोबारा भी बढ़ चुका है, ठीक है। अब तिवारा क्या होगा, जब तिवारा बटेगा तो ये बोलेगा कि हमको नहीं चाहिए, या एक वो पूरी लेकर के बोलेगा कि तुम इसको दे दो, या ये बोलेगा कि हमको पूरी एक भी नहीं चाहिए, चलो आगे आगे बढ़ो, है ना। फिर बोलते हैं ना भाई हमको अपनी पूरी चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। फिर अगला को चल जाता है पूरी, फिर वो बोलता है कि हमको नहीं चाहिए, तो वो भी उसका अगला को चल जाता है। तो मन भर गया, कहने का मतलब मन भर गया। उसी प्रकार से इसको भी मन भर गया, ये अपने हीट को इधर पास ऑन कर दिया, जितना एब्जॉर्ब करना था इनिशियली वो ऑब्जर्व किया, फिर वो पास ऑन करते गया। तो वही कह रहा आफ्टर सम टाइम नो क्रॉस सेक्शन विल एब्जॉर्ब एनी हीट, कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट लेट इट पास थ्रू इट, लेकिन वो अपने से पास होने देगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोलते हैं कि मिठाई लेके चल जाओ या फिर पूरी लेके चल जाओ, बोलते हैं ना भाई अगला को देते जाइए, हमको नहीं चाहिए अगला से पूछ लीजिए, हमको वो बोलेगा हमको भी नहीं चाहिए अगला से पूछ लीजिए। एक समय के बाद हम लोग सेचुरेट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट भी जो है कि एक समय के बाद सेचुरेट हो जाता है और अपने अगले वाले को पास ऑन कर देता है। तो आफ्टर सम टाइम नो क्रॉस सेक्शन विल एब्जॉर्ब एनी हीट बट लेट इट पास थ्रू इट, द टेम्परेचर इन दिस सिचुएशन वन राइजेस। तो इस सिचुएशन में भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, पूरे रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा। विल बिकम कांस्टेंट फॉर ईच क्रॉस सेक्शन, बढ़ेगा लेकिन हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये पहले था तो ये बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब किया होगा, फिर ये इससे कम किया होगा, इससे ये कम किया होगा, यही ना होगा और क्या होगा। क्योंकि हीट आते आते जब हीट यहाँ से चला तो यहाँ पर आते आते ये कम हो जाता है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा करेगा, इसके बाद ये उससे कम करेगा, उससे ये कम करेगा, लेकिन अब जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। हर एक क्रॉस सेक्शन पार्ट का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ ड्राइंग के थ्रू। इसका टेम्परेचर टी हो गया, इसका टेम्परेचर टीवी हो गया, इसका टेम्परेचर टीसी हो गया। अब ये हर एक क्रॉस सेक्शन पार्ट अपने से हीट को पास होने दे रहा है ना, क्योंकि सबको सेचुरेट हो गया। जितना हीट एब्जॉर्ब करना था पहले ही इनिशियली एब्जॉर्ब कर लिया, पास ऑन होने दे रहा है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर यहाँ पर फ्लो हो रहा है हीट का। तो टेम्परेचर टीए क्रॉस सेक्शन पार्ट का वो ज़्यादा होगा और टीवी का उससे कम होगा और टीसी का उससे भी कम होगा, टीवी से। इस स्थिति में जब टीए और टीवी और टीसी का हर एक पार्ट का टेम्परेचर, हर एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो इसी सिचुएशन को कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। मतलब इसी ये जो सरफेस बना क्रॉस सेक्शन पार्ट का, कोई भी लोहा बना होगा, कोई भी लोहा का छड़ बना होगा,
उसमें बहुत सारा क्रॉस सेक्शनल पार्ट होगा। तो सभी जितना इनिशियली टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना था, सॉरी हीट को जितना एब्जॉर्ब करना था कर लिया, अब वो अपने से पास ऑन होने दे रहा है। आप अपना टेम्परेचर कांस्टेंट बना लिया है, तो ऐसे स्थिति को हर एक सरफेस को, ऐसे स्थिति में हर एक सरफेस को, ऐसे स्थिति में हर एक सरफेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोथर्मल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल सरफेस। तो आई होप आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद। और ये सारा का सारा जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये नीट बेसिस पर है, NEET नीट और साथ में JEE। धन्यवाद।